Hello everyone, I hope you are all well at your place. Today we are going to solve another model test paper number 2 of class 10th science, Punjab School of Education Board, term 1. So here maximum marks is 40 and time is 1 hour. So question number 1 is which one is double displacement reaction. हमारे पास ये 4 रिएक्शन गिवन है, इनमें से कौन सी जो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी. सो हियर इन दिस केस बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली सेकंड. क्वेश्चन नंबर 2, which of the gas are used for long time storage of oil? A option carbon dioxide, oxygen. B option nitrogen, oxygen. C option carbon dioxide, helium. D option helium and nitrogen. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी गैस है जिसका हम यूज करते हैं लॉन्ग टाइम स्टोरेज ऑफ ऑयल. ऑयल को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, जिससे कि वो खराब ना हो, तो उसमें हम यूज करते हैं हीलियम और नाइट्रोजन का. तो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू द फॉलोइंग रिएक्शन. जो हमारे पास ये रिएक्शन है इससे रिलेटेड हमारे पास 1 2 3 4 स्टेटमेंट दी गई है. कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू है फॉर दिस रिएक्शन. सो हमारे पास इन दिस केस इस रिएक्शन में आयरन प्लस वाटर Fe3O4 बन जाएगा प्लस H2, और इन दिस केस ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस. सो फर्स्ट भी है वाटर इज बीइंग रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो सेकंड भी आ गया. एंड वाटर वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन हो रही है, वाटर रिड्यूस हो रहा है, और वाटर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इज वाई इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिसोसिएशन रिएक्शन मोर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी. ए ऑप्शन 1:1, बी ऑप्शन 2:1, सी ऑप्शन 4:1, डी ऑप्शन 1:2. जब ब्रेकिंग होती है इन केस ऑफ वाटर, मतलब उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो हमारे पास क्या होगी, इट इज 2:1. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर प्लस 1, दिस रिएक्शन इज, ये किस तरह की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी या कॉम्बिनेशन होगी या नन ऑफ दीज. सो जो ये रिएक्शन जो है इन दिस केस जो हमारे पास हीट जो है ऑब्जॉर्ब होगी, सो इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 6, while going from left to right in the periodic table, in which period of the size of atom of an element? A option increases, B decreases, C does not increase too much, D option at first increase then decrease. क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो साइज ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट वो क्या होता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, और डज नॉट इंक्रीज टू मच, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, पहले वो इंक्रीज का होता है देन डिक्रीज होता है. तो हमारे पास यहाँ पे जो है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो इन दैट केस जो साइज होगा एटम का ऑफ एन एलिमेंट वो डिक्रीज होगा. सो हियर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 7, according to Mendeleev's periodic law, the elements are arranged in order of increasing. A option atomic numbers,
बी ऑप्शन डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सी ऑप्शन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, डी ऑप्शन डिक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेंडली पीरियोडिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट को अरेंज करते हैं हम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मतलब जो हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 14.0। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, for which element Newland law of Octavius got valid property? A option heavy, B tough, C light, D none। जो न्यूलैंड ऑक्टेवियस रूल जो है वो वैलिड प्रॉपर्टी विच एलिमेंट, फॉर विच एलिमेंट, दैट इज फॉर लाइट एलिमेंट्स। सो हियर C is the correct option. Question number 10, parallel ray incident on a mirror after reflection converges at a point, then the mirror will be A option plane, B concave, C convex, D none of these। पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है किसी ऊपर, मिरर के ऊपर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कन्वर्ज करती है एट ए पॉइंट, देन मिरर विल बी। इस तरह से है हमारे पास ये, तो ये किस तरह का मिरर होगा, कनकेव मिरर। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ पे, फोकस से पार्ट जाएंगी तो कहाँ पे कन्वर्ज होगी वो, फोकस के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे मिरर किस तरह का होगा वो, दैट इज कॉनकेव मिरर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, वर्चुअल एंड of same sized image of an object is formed by A option concave mirror, B option convex mirror, C option plane mirror, D option none of these। वर्चुअल और सेम साइज की जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो हमारे पास ओनली प्लेन मिरर के केस में बनती है। सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, the image of an object formed by a convex mirror is always A option real, inverted and smaller than the object, B option virtual, inverted and smaller than the object, C option virtual, erect and smaller than the object, D option virtual, erect and bigger than the object। जो इमेज फॉर्म होती है किसी ऑब्जेक्ट की कन्वेक्स मिरर के द्वारा वो ऑलवेज किस तरह की होती है, virtual, erect and smaller than the size of the object। So here C is the correct option। Question number 13, dash is used in motor vehicle to take rear view, A option concave mirror, B option plane mirror, C option convex mirror, D option anispherical mirror। जो मोटर व्हीकल में रियर व्यू के लिए हम मिरर का यूज करते हैं वो हमारे पास किस तरह का होता है, कन्वेक्स मिरर। जो ट्रैफिक बिहाइंड दिखने के लिए जिसका हम यूज करते हैं ना, साइड मिरर भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि उसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है। सो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल टू टेक रियर व्यू। क्वेश्चन नंबर 14, साइन आई ओवर साइन आर रिलेशन वॉज गिवन बाई A option न्यूटन, B option रैमन, C option स्नेल, D option फैराडे। जो हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के बीच की जो रेशियो जो है वो हमारे पास स्नेल्स ने दी थी। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम उसको बोलते हैं। सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, the approximate least distance of distinct vision of normal eye is A option 35 meter, B option 3.5 meter, C option 25 सेंटीमीटर, D option 2.5 सेंटीमीटर। जो
अप्रॉक्सीमेट लीस्ट डिस्टेंस जो होती है डिस्टेंस डिवीजन की फॉर नॉर्मल आइज, मतलब कितनी मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो हमारे पास या कोई थिंग पड़ी होगी तो वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन होती है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, इन ह्यूमन आई iris is situated behind A pupil, B retina, C cornea, D eye wall। सो जो आइरिस जो सिचुएटेड होती है बिहाइंड द कॉर्निया, तो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, लाइट एंटरिंग द आई इज मोस्टली रिफ्रैक्टेड बाई ए ऑप्शन क्रिस्टलाइन लेंस, बी ऑप्शन आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, सी ऑप्शन प्यूपल, डी आइरिस। तो हमारे पास जो लाइट एंटर करती है हमारी आई में मोस्टली रिफ्लेक्टेड होती है आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया में, तो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज ए ऑप्शन रियल, बी ऑप्शन वर्चुअल, सी ऑप्शन इन्वर्टेड, डी ऑप्शन नन। सो जो कॉनकेव लेंस होता है उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइक्रो एम्पियर 1 μe इज इक्वल टू ए ऑप्शन 10⁻³ एम्पियर, बी ऑप्शन 10⁻⁻6 एम्पियर, सी ऑप्शन 10⁻�9 एम्पियर, डी ऑप्शन 10⁻10 एम्पियर। जो 1 माइक्रो एम्पियर होता है वो कितने एम्पियर के बराबर होता है? तो 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, तो 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ए ऑप्शन कूलम, बी एम्पियर, सी वॉट, डी किलोवाट आवर्स। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके यूनिट क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 2 किलोवाट व्हेन connected to 100 volt source is A option 40 ampere, B option 10 ampere, C option 1 ampere, D option 20 ampere। क्वेश्चन में गिवन है एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसकी पावर कितनी है? 2 किलोवाट आवर्स और कनेक्ट किया गया है 100 वोल्ट सोर्स के साथ, तो उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा? तो हमने करंट निकालना है। पावर कितनी है? 2 किलोवाट। अभी किलो के वाट बनाने हैं तो 2 मल्टीप्लाई किलो मतलब 1000 वाट, ये बन जाएगा 2000 वाट। और वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्ट। वी नो दैट P जो पावर होती है पोटेंशियल इनटू करंट, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। I इज इक्वल टू P अपॉन V हो जाएगा। तो P कितना है हमारे पास? 2000 डिवाइड बाई V 100, जीरो के साथ जीरो कटिंग, जीरो के साथ जीरो कटिंग हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 20 एम्पियर। सो हियर D इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 22, 2 electric balls have powers 100 watt and 200 watt. The electric current is passed through them using 220 volt source. The ratio of resistance of the two valve is A option 2:1, B option 1:2, C option 1:5, D option 5:1। क्वेश्चन में गिवन है 2 इलेक्ट्रिक वाल्व हैं और एक की जो पावर है वो 100 वाट और दूसरे की 200 वाट, और जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है उनमें से उसकी जो पीछे से वोल्टेज कितनी आ रही है? 220 वोल्ट। और जो रेशो होगी रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वल्व, दोनों वल्व की जो रेजिस्टेंस होगी उनकी रेशो हमने निकालनी है। सो मान लेते हैं जो फर्स्ट वल्व है उसकी रेजिस्टेंस R1 होगी और दूसरे की मैंने R2 ले ली। अभी ये वल्व 1 और ये
वॉल्व 2 ले लिया इधर, ठीक है। और वॉल्व 1 के केस में पावर कितनी है 100 वॉट और दूसरे की पावर कितनी है हमारे पास 200 वॉट। और जो वोल्टेज है वो दोनों के लिए सेम होगी 220 वोल्ट। वी नो दैट P इज इक्वल टू वी आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो I किसके आर हो जाएगा V अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी करेंगे यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, दूसरी को पहले में भर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I की जगह V अपॉन आर, दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन आर। और दिस इज इम्प्लाइज अभी रीअरेंज कर दो, इस साइड ये आर आ जाएगा बी स्क्र अपॉन P, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट वॉल्व के लिए जो रेजिस्टेंस है R1 मैंने मान ली है, उसमें जो वोल्टेज कितनी आ रही है फर्स्ट की केस में 220 वोल्ट है, 220 का स्क्वायर हो गया, पावर कितनी है उसकी 100, 220 मल्टीप्लाई 220 होता है 48400 डिवाइड बाई 100, तो ये कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 484 ओम। तो फर्स्ट जो वॉल्व है उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई 484 ओम। और जो सेकंड वॉल्व है उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी V कितना है 220 और उसकी पावर है 200, तो ऊपर बन जाएगा 220 का स्क्वायर क्या होता है 48400 ओवर 200, कटिंग हो जाएगी 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 to the 4, ये बन जाएगा 242 ओम, ठीक है। अब इन दोनों की रेजिस्टेंस की रेशियो निकालनी है तो R1 ओवर R2 निकाल देंगे, ये बन जाएगा 484 ओवर 242, तो ये आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 1, तो रेशियो जाएगी R1 रेशियो R2, दिस इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। सो हियर A इज द करेक्ट ऑप्शन 2 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1 किलोवाट व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स? ए ऑप्शन 4.55 एम्पियर, बी ऑप्शन 5.45 एम्पियर, सी ऑप्शन 4.5 एम्पियर, डी ऑप्शन 4.5 एम्पियर। गिवन है एक इलेक्ट्रिक हीटर है 1 किलोवाट का और उसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट सोर्स के साथ, तो उसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर है वो हमारे पास है 1 किलोवाट। अब हम जो किलोवाट है उसको वाट में चेंज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई किलो मतलब 1000 वाट, ये बन जाएगा 1000 वाट के बराबर। तो पावर कितनी आ गई 1000 वाट और वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। हमने निकालना है करंट I निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास पावर वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन होता है P इज इक्वल टू वी आई। सो हमने निकालना है I, तो रीअरेंज कर लेंगे I इज इक्वल टू P अपॉन B हो जाएगा, इस साइड ये डिवाइड बाई हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू P कितना है 1000 डिवाइड बाई 220। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.545 एम्पियर। सो हेयर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 4.55, तो करंट किसके आ गया 4.55 एम्पियर। सो हेयर A is the correct option 4.55 एम्पियर। Question number 24. The magnetic field inside a long solenoid carrying current is A option 0, B option uniform, C option non-uniform, D option none of these. जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट वो हमारे पास किस तरह की होती है यूनिफॉर्म। सो हियर B is the correct option. Question number 25. The frequency of AC main in our country is A option 5 Hz, B option 50 Hz, C option 220 volt, D option 100 Hz। जो हमारे पास हमारे घरों में जो लाइट आती है
इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंडिया में, तो इंडिया में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन्स इन आवर कंट्री इज 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 26, विच रूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट? ए ऑप्शन राइट हैंड थंब रूल, बी ऑप्शन लेफ्ट हैंड थंब रूल, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। कौन सा रूल है जिसका हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इस तरह से कंडक्टर आ गया और इसमें से करंट मान लो I फ्लो कर रहा है, इसके चारों ओर इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी और जो इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विच इफेक्ट इज यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स एटसेट्रा? ए मैग्नेटिक, बी हीटिंग, सी केमिकल, डी लाइट। सो कौन सा इफेक्ट है जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, जनरेटर में, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में? तो हमारे पास वो कौन सा है? दैट इज मैग्नेटिक। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, what will be the deflection in the galvanometer when a coil is kept stationary in a magnetic field? जब मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल को स्टेशनरी रखेंगे तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर में वो क्या होगी? सो हियर ए ऑप्शन दी है मैक्सिमम, बी ऑप्शन 0, सी स्टेशनरी, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कॉइल स्टेशनरी होगी तो वहाँ पे क्या होगा? कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा वो चेंज नहीं करेगा, सो इससे EMF सेटअप नहीं होगी, क्लियर, और ना करंट फ्लो करेगा जिसके कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो डिफ्लेक्शन क्या होगी गैल्वेनोमीटर में? 0। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0। क्वेश्चन नंबर 29, स्लरी ऑब्टेन फ्रॉम बायोगैस प्लांट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ? ए ऑप्शन सल्फर, फास्फोरस, बी ऑप्शन कार्बन सोडियम, सी ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, डी ऑप्शन फास्फोरस नाइट्रोजन। जो स्लरी ऑब्टेन होता है हमारे पास बायोगैस प्लांट्स में से और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी होती है किसकी? फास्फोरस और नाइट्रोजन की। हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन इटली, सी फ्रांस, डी ऑप्शन डेनमार्क। कौन सी कंट्री है जिसको हम बोलते हैं कंट्री ऑफ विंड? तो वो हमारे पास कौन सी है? डेनमार्क। हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, द डिवाइस दैट कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड? ए ऑप्शन सोलर कुकर, बी ऑप्शन सोलर सेल, सी ऑप्शन इंजन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें एनर्जी दी गई है और किस में कन्वर्ट हो रही है? वो मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखो पहले जो डिवाइस यहाँ पे दिए हुए हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर जो होता है इसमें क्या है? लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और सोलर सेल में लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इंजन होता है उसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी? ए ऑप्शन वुड, बी ऑप्शन गोबर गैस, सी ऑप्शन कोल, डी ऑप्शन न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास सोर्स नहीं है बायोमास एनर्जी का? तो वुड भी हमारे पास इट इज़ अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, गोबर गैस भी हमारे पास बायोमास एनर्जी का सोर्स है और कोल भी बायोमास एनर्जी का सोर्स है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये हमारे पास बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33, द वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज? ए ऑप्शन वुड, बी कोल, सी सन, डी मून। जो वास्ट सोर्स होगा एनर्जी का ऑन द अर्थ
वो हमारे पास कौन सा होगा? दैट इज सन। तो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, बायोस्फीयर कंटेन्स ए ऑप्शन एटमॉस्फेयर, बी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर, सी ऑप्शन हाइड्रोस्फीयर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। जो बायोस्फीयर जो है उसमें कौन कौन से आते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी होता है, स्ट्रेटोस्फीयर भी होती है, हाइड्रोस्फीयर भी होता है। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35, डज नॉट डू फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ए ऑप्शन राइजोबियम, बी ऑप्शन ई कॉली, सी ऑप्शन नाइट्रोसोम्स, डी ऑप्शन ब्लू ग्रीन एल्गे। सो हियर in this question B is the correct option, E coli. Question number 36, the main source of water pollution is A option detergent, B option pesticide, C option excretion, D option all of these। जो मेन सोर्स होता है वाटर पोल्यूशन का, तो हमारे पास इन दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज आ जाएगा ऑप्शन। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, नेचुरल रिसोर्सेज आर ए ऑप्शन वाइल्ड एनिमल्स, बी ऑप्शन कोल एंड पेट्रोलियम, सी ऑप्शन वाटर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी ऑल ऑफ द अबव। हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मैनी आवर्स आर यूज्ड फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन होती है उसके लिए हम जो आवर्स का यूज करते हैं, देयर आर 3 आवर्स। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ए ऑप्शन ओशियन, बी ऑप्शन रिवर्स, सी ऑप्शन फॉरेस्ट, डी ऑप्शन फील्ड्स। सो जो हमारे पास हॉटस्पॉट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो हमारे पास होता है फॉरेस्ट। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, अमृता देवी विश्नोई sacrifice her life for protecting of which types of tree? Here C is the correct option, खेजरी। तो नेक्स्ट सैम्पल पेपर नंबर 3 की वीडियो को वॉच करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, जिसके कारण क्या हो कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो लेक्चर को देख सको।